हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। और आपका स्वागत है सीयूईटी की प्लेलिस्ट में, जिसमें हम आज बात करेंगे यूनिट थर्ड, जिसका चैप्टर नंबर 4 है धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके पीवाईक्यूज जो भी सीयूईटी में पूछे गए हैं, उन पीवाईक्यूज की हम चर्चा करेंगे। और जो क्वेश्चंस है उनका जो लेवल है वो सीयूईटी यूजी के साथ साथ थोड़ा सा अपग्रेड करने के बाद हमें नीट यूजी का लेवल मिल जाता है। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये क्वेश्चंस ट्राई करने चाहिए ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस अवेलेबल रहेंगे। पीडीएफ में तुम्हें पीवाईक्यूज भी मिलेंगे, उसके साथ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस भी मिलेंगे और टफ भी मिलेंगे और इजी क्वेश्चंस भी मिलेंगे। यानी चैप्टर की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस हम करेंगे सॉल्व, और उन क्वेश्चंस को अगर आप खुद से ट्राई करोगे तो आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पहले क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, फिर सॉल्यूशन की भी पीडीएफ मिल जाएगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जब भी आप क्वेश्चन करो, जैसे कि हम अभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो सवाल देखते ही पहले पढ़ना है, पॉज करके खुद से ट्राई करना है, कोशिश करना है कि क्या मुझे वो सवाल आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उससे सॉल्यूशन देख लें, अगर आ रहा है तो उसे सॉल्व करके उसका आंसर फिर मैच करें। इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कंसेप्ट लगाना पता चल जाए। फिर उसमें क्या गलती हुई उसे भी सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, ताकि दोबारा वो सेम गलती ना हो। तो जैसे ही हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे तो क्वेश्चंस को पहले देखना, करने की कोशिश करना, फिर जाके उनके सॉल्यूशंस को समझना और एंड तक सारे क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने। तभी जो थियोरेटिकल वीडियो आपने देखा था, थियरी जो आपने पढ़ी थी, जो फॉर्मूले याद थे, उनको अप्लाई करना आप सीख पाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि धनात्मक आवेशित कण चित्र में दर्शाए अनुसार गतिशील है, वेग v x के अनुदिश और चुंबकीय क्षेत्र b y x के अनुदिश, तब यह निम्न में से किसकी ओर चुंबकीय क्षेत्र के कारण विक्षेपित होगा। तो हमें यहाँ पर x दिशा में कौन सा दे रखा है, वेग दे रखा है, और y एक्सिस में हमें दे रखा है b। अगर मैं बात करूं बल की, तो F बराबर क्या होता है, जो चुंबकीय बल है वो होता है Q इंटू वी क्रॉस B। तो V यहाँ पर है I कैप में और B है यहाँ पर J कैप में, ठीक है। और यहाँ पर एक धनावेशित आवेशित कण है, तो ठीक है, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू किसकी होता है, K कैप के। और K कैप कौन सी दिशा हो गई, प्लस Z दिशा, यानी कि प्लस Z की दिशा में ये क्या हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार कागज में नीचे की ओर क्रियाशील समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। निर्वात में एक कण बाएं से दाएं कागज के तल में गति करता है। तीर द्वारा अनुसरित पथ निम्न में से किसके द्वारा तय किया जा सकता है। तो B का मान अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या है, B नीचे की तरफ है, ठीक है, कागज के तल के लंबवत है B। और वेग की मैं बात करूँ तो वेग यहाँ पे क्या है, लंबवत है V, ठीक है। फ्लेमिंग्स अगर लेफ्ट हैंड के रूल से देखो तो तीनों क्या रहते हैं, लंबवत रहते हैं, बी वी और एफ। एफ क्या रहता है, लंबवत रहता है। तो ये तीनों कुछ इस प्रकार रहेंगे, इस प्रकार, ठीक है। और अगर बी नीचे की तरफ है और यहाँ पर ये इस तरह विस्थापित हो रहा है, इसका मतलब इस पर बल यहाँ लग रहा है और वी यहाँ है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर नीचे की तरफ है, इस तरफ गति है, तो बल इधर लग रहा है, यानी कि ये कोई एक पॉजिटिव आवेश होना चाहिए, एक धनावेश होगा, तभी तो इस दिशा में इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इस दिशा में इसके पास वेलोसिटी है और क्रॉस में इसके क्या है, चुंबक, यानी वो कि नीचे की तरफ क्या हो जाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर मैं देखूँ तो इस प्रकार इसका क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये बी है, ये वी है, तो ये क्या हो गया एफ। और ये एक पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ पॉजिटिव चार्ज के लिए न्यूट्रॉन पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, अल्फा भी नेगेटिव हो गया, डबल हो गया, तो बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है फर्स्ट, जो कि क्या होता है, प्रोटॉन। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक आवेशित कण को एक बिंदु पर दड़ित रस्सी से संयोजित कर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि ऊर्ध्वाधर दिशा में चुंबकीय क्षेत्र चालू किया जाता है तब रस्सी में तनाव क्या क्या हो सकता है। तो एक क्षैतिज वृत्त बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। और यहाँ वो एक बिंदु है जिससे ये रस्सी बंधी हुई है, ये मान लो कि L लंबाई की रस्सी है और यहाँ पर आवेश बंधा हुआ है, ठीक है, और इस प्रकार घूम रहा है।
वो कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमने क्या किया है, चालू किया है। इस प्रकार ऊपर की ओर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के लिए, तो ये कह रहा है एक आवेशित कण। कैसा आवेशित है वो हमें नहीं पता, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो फ्लेमिंग के लिए अगर देखें तो ये इस तरफ घूम रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी अंदर की तरफ हो गई है ना, वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, अंदर की तरफ। इसे मैं क्रॉस बोल देता हूँ, वेलोसिटी अंदर हो गई और इधर हो गया बी। तो अब फ्लेमिंग्स के रूल के अनुसार इस पर फोर्स या तो लेफ्ट साइड लगेगा अगर वह पॉजिटिव है तो, और अगर नेगेटिव है तो आउटसाइड लगेगा एफ। तो अगर इन साइड लगेगा तो तनाव घट जाएगा, बाहर की साइड लगेगा तो तनाव बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ या घट दोनों सकता है, क्योंकि हमें आवेशित कण के बारे में जानकारी नहीं है। फिर अगला सवाल कह रहा है कि 10 माइक्रोकूलम आवेश तथा 1 माइक्रोग्राम द्रव्यमान वाला एक कण चुंबकीय क्षेत्र 0.1 टेस्ला के प्रभाव में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में गति करता है। जब कण बिंदु P पर है तब समरूप विद्युत क्षेत्र चालू किया जाता है ताकि कण एक समान वेग से स्पर्श रेखा के अनुदिश गति करता है। विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर क्या पूछा गया है, मान पूछा गया है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है वो लिख लेते हैं। आवेश चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम यानी 10 × 10⁻⁶ कूलम, इसका मान होगा 10⁻⁵ कूलम। और द्रव्यमान दे रखा है कितना, 1 माइक्रोग्राम। 1 माइक्रोग्राम यानी ये हो गया 1 × 10⁻⁻6 × 10⁻³ kg यानी 10⁻⁹ kg हो गया इसका द्रव्यमान, ठीक है। और बी का जो मान है वो कितना है, 0.1 टेस्ला है। और आर का जो मान है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है यानी 10⁻⁻1 मीटर हो गया ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए चुंबकीय बल के कारण यहाँ पर जब ये वर्ताकार घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर की ओर एक क्या लग रहा होगा, बल लग रहा होगा। अब अगर इस बल को हमें नष्ट करना है तो हमें एक बाहर की ओर बल लगाना पड़ेगा जो कि इसके बराबर होगा, तभी कण क्या करेगा, एक सीधी रेखा में गति करेगा, लेफ्ट और राइट कोई भी गति नहीं होगी। तो इसका मान अगर Fm है तो मुझे Fe इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो चलिए Fm ज्ञात कर लेते हैं। वर्ताकार त्रिज्या की जब मैं बात करूं तो वर्ताकार त्रिज्या के लिए हमें पता है कि mv²/r इज क्या होता है, qvb। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो r का मान क्या हो जाएगा, mv/q/b, ठीक है। और अब यहाँ से जितने भी मान हमें गिवन है वो फाइंड आउट कर लेते हैं और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से v इज कितना हो गया, qbr/m हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, q × b के v के साथ गुणा करेंगे, फोर्स ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। v का मान कितना हो जाएगा, ये हो गया 10⁻⁵ गुणा b कितना है 0.1 यानी 10⁻⁻1 इंटू कितना हो जाएगा r 10⁻⁻1 अपॉन m कितना 10⁻⁹ तो ये 5 है, 7 हो गया, 7 और दोनों हो गया, v का मान हो गया 10⁻² मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू रख देते हैं, फोर्स Q × V × B होगा Fm, और यही वैल्यू Fe के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। Q की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁵, ये हो गया 10⁻² इंटू B कितने 10⁻⁻1 यानी इसकी वैल्यू यहाँ से हो गई 1 और ये हो गया Fm हो गया 10⁻⁴। इसके बराबर इसका क्या लग जाएगा, फोर्स। अब यहाँ से फोर्स लग गया तो Fe भी बराबर किसके होगा, Fe की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁴ न्यूटन के। और E बराबर क्या होता है, Q × E बराबर 10⁻⁴। E हमसे पूछा है, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻⁴ अपॉन 10⁻⁵, यानी ये बच गया 10 वोल्ट पर मीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि 1 माइक्रोकूलम आवेश का एक कण चुंबकीय क्षेत्र B जो कि -2 K टेस्ला में विराम में है, V बराबर -5 I के वेग से गतिशील प्रेक्षक के सापेक्ष आवेश कण पर चुंबकीय लोरेंत्ज बल होगा। तो देखिए हमें एक आवेश दे रखा है जो कि B है, उसकी वैल्यू कितनी है, -2 K है, और V वेलोसिटी वेग से गतिशील प्रेक्षक चल रहा है।
यानी आवेश यहाँ रखा हुआ है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस दिशा में चल रहा है। तो इसके सापेक्ष इसका वेग कहाँ होगा, इसका वेग हो जाएगा 5 i कैप पॉजिटिव में, है ना, क्योंकि ये तो प्रेक्षक चल रहा है, तो प्रेक्षक को रोक दे, इसके सापेक्ष आवेश का वेग कितना हो गया 5 i कैप और b हमें मिल गया। तो चलिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लोरेंट्ज बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, और दोनों आई कैप और के कैप लंबवत होता है तो क्यू वी बी हो गया, इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी कितना है, वी हो जाएगा 5 आई कैप इंटू ये हो गया -2, अंदर कितना हो गया आई क्रॉस के, आई और क्रॉस के कितना हो जाएगा -j कैप, और बाहर वैल्यू कितनी होगी 5 और 10 यानी ये हो गया 10 की घात -5 इंटू -j कैप, यानी ये हो गया -10 की घात -5 j कैप, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ ये माइनस है ये माइनस है, दोनों क्या हो गए प्लस हो गए, तो ये हो गया प्लस, ये भी प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है एक ऑलरेडी -2 से माइनस हो गया प्लस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा अल्फा समान काल से लंबवत रूप से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यदि प्रोटॉन 20 माइक्रोसेकंड में 5 गुणन करता है तब अल्फा कण के लिए आवर्तकाल हो सकता है। तो देखिए आवर्तकाल का हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं। हमें पता है कि आवर्तकाल क्या होता है mv²/r हमेशा क्या होगा qvb के बराबर होना चाहिए। यहाँ से अगर मैं r की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो क्या हो जाएगा mv/qb, और t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr/v, r की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे तो t का मान हो गया 2πm/q इंटू बी। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसी वो कह रहा है कि 20 माइक्रोसेकंड में 5 गुणन करता है, तो 1 सेकंड में कितने गुणन करेगा, 1 सेकंड में करेगा 5/20 इंटू 10⁻⁻6, ये ऊपर गया ये हो गया 4 यानी 1/4 इंटू 10⁻6। 1 सेकंड में गुणन की जो संख्या होती है वो उसकी क्या हो जाती है आवर्तकाल, ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। और आवर्तकाल क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी, तो t बराबर कितना हो गया 1/4 यानी हो गया 4 गुणा 10 की घात -6 यानी कि 4 माइक्रोसेकंड, इसका हो गया आवर्तकाल। ठीक है, अल्फा वो प्रोटॉन के लिए। अल्फा कण में क्या होता है, अल्फा कण का जो आवेश होता है q वो अल्फा का होता है 2 इंटू ई, और जो m है वो कितना होता है 4 इंटू एम। तो यहाँ पे अगर मैं इसका नया आवर्तकाल याद करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 2π इंटू 4m अपॉन कितना हो जाएगा 2q इंटू बी, 2 से 2 कट गया यानी ये कितना बच गया 4 इंटू πm/qb। अगर मैं इसको 2 टाइम्स 2 लिख दूँ तो ये हो गया 2πm/qb, 2πm/qb यानी कि पहला वाला आवर्तकाल। और अब जो नया आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, पहले 4 माइक्रोसेकंड था तो अब कितना हो जाएगा 8 माइक्रोसेकंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि प्रति एकांक द्रव्यमान अल्फा के एक कण को समरूप चुंबकीय क्षेत्र B बराबर -b0 k कैप और v0 k i कैप वेग से मूल बिंदु से छोड़ा जाता है। यदि कण 0,y,0 से गुजरता है तब y बराबर होगा। तो देखिए हमें वेलोसिटी दे रखी है v0 i कैप एंड b की जो वैल्यू है वो है -b0 k कैप। तो अब ये जो कह रहा है कि y से गुजरता है, इसका मतलब ये कहीं कुछ इस प्रकार यहाँ से गुजरेगा। भाई x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू y हो गई, और यहाँ पे ये बिंदु क्या हो गया इसका 0,y,0। तो ये एक सर्कल के लिए क्या हो गई रेडियस हो गई, यानी r का मान कितना हो गया y हो गया। तो चलिए अब हम इसका मान करते हैं। ये कह रहा है कि प्रति एकांक द्रव्यमान अल्फा के लिए, तो अल्फा क्या है प्रति एकांक द्रव्यमान यानी कि q/m का जो मान होता है वो होता है अल्फा, और इसने m की वैल्यू 1 दे रखी है तो q इज टू क्या हो गया अल्फा हो गया है। तो चलिए r इज टू कितना होता है mv/qb। तो r इज टू m का मान कितना आ गया यहाँ पर, m की अगर मैं बात करूँ तो m की वैल्यू है m इंटू कितना हो गया v0
अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, क्यू का मान होगा अल्फ़ा और इसका मान कितना हो जाएगा बी नोट, जो कि क्या हो जाएगा माइनस में। अब यही वैल्यू किसकी है, वाई की, यानी कि इसका मान कितना हो गया, एम का मान हमें दे रखा है 1 और ये हो गया वी नोट अपॉन अल्फ़ा इंटू बी नोट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखिए, वो कह रहा है कि उसे मूल बिंदु से छोड़ा जाता है, तो ये यहाँ से ना चलते हुए ये जो सर्कल बनेगा वो यहाँ से बनेगा, वो इस प्रकार गया होगा और वापस आ गया यहाँ पे, मूल बिंदु से गया होगा। तो ये बिंदु यहाँ पर y है और y का मान इसके 2r के बराबर होगा, यानी कि त्रिज्या जो है वो y के बराबर नहीं होगी, इसका डबल कितना हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, 2v नोट अपॉन बी नोट अल्फ़ा इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि विशिष्ट आवेश S वाले एक कण को d दूरी पर स्थित दीवार की ओर इसके लंबवत v वेग से दागा जाता है। कण के दीवार से नहीं टकराने के लिए इस क्षेत्र में न्यूनतम कितना चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होगा। ठीक है, तो एक कण यहाँ है और यहाँ से ये दूरी d पर एक क्या है, दीवार है। ठीक है, और विशिष्ट आवेश S है, यानी कि Q अपॉन M का जो मान है वो क्या हो जाएगा S। ठीक है, अब अगर वो दीवार से टकराता नहीं है और यहाँ v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये अगर बाय चांस यहाँ जाकर मुड़ जाए तो क्या होगा, तो ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा भाई। अगर ये यहाँ से मुड़ जाएगा तो ये फिर वहाँ कभी पहुँच नहीं पाएगा। तो यहाँ से मुड़ने के लिए अगर मैं देखूँ तो मुड़ने के लिए क्या होगा कि इसकी जो त्रिज्या है वो d के बराबर होनी चाहिए। अगर मैं एक चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर रख देता हूँ, जैसे मान लो मैंने क्रॉस कर दिया है और ये क्या होगा, क्रॉस अगर करूँगा तो ये ऊपर की तरफ इस प्रकार मुड़ जाएगा और ये से कभी भी टकरा नहीं पाएगा। अब इसके लिए r का मान क्या होगा, d के बराबर होगा। तो r इक्वल्स टू d होगा, तो r का मान क्या हो गया, एम वी अपॉन क्यू इंटू बी। अच्छा, m अपॉन क्यू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से m अपॉन क्यू हो गया 1 अपॉन एस के। तो d इक्वल्स टू कितना हो गया, v अपॉन एस इंटू बी। ठीक है, अब यहाँ से पूछा क्या गया है, चुंबकीय क्षेत्र कितना उपस्थित होगा उसका मान पूछा है। तो यहाँ से b से अगर मैं देखूँ तो डी एस बी इक्वल्स टू कितना हो गया v, और b का मान हो गया v अपॉन d इंटू एस, या फिर s इंटू डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि v क्यू बी एल अपॉन 2m वेग से गतिशील m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण चित्र में दर्शाए अनुसार सीमा के लंबवत क्षेत्र 2 में प्रवेश करता है। क्षेत्र 2 में कागज के तल के लंबवत समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। कण क्षेत्र में प्रवेश करेगा, क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा, क्षेत्र 2 में वृत्तीय गति संपन्न करेगा, क्षेत्र 2 में अविचलित गति करेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। वेग का मान हमें दे रखा है v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, क्यू बी एल अपॉन 2m। अच्छा, हमें पता है कि v का जो मान होता है वो क्या होता है, क्यू बी आर अपॉन कितना होता है, यानी कि r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी अपॉन क्यू बी। तो v इज इक्वल टू होता है क्यू बी आर अपॉन एम। यानी यहाँ से अगर तुलना करूँ तो r की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, l/2 के। यानी l/2 त्रिज्या पे ही क्या होगा, ये मुड़ जाएगा। तो जैसे यहाँ जाएगा तो इसकी त्रिज्या में ही ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, आधी त्रिज्या पे ही l/2। अगर त्रिज्या l होती, अगर यहाँ से l/2 अगर त्रिज्या l होती तो भी ये यहाँ से पूरा घूम के बाहर आता, और अगर त्रिज्या l/2 तो यहाँ से ही घूम जाएगा। लेकिन क्या ये सर्कल अंदर कंप्लीट कर पाएगा क्या, क्योंकि ये यहाँ से जैसे प्रवेश करेगा तो मुड़ जाएगा और l/2 पे मुड़ जाएगा, बाहर चला जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि क्षेत्र 3 में प्रवेश करेगा, ये तो कभी नहीं कर पाएगा। दूसरा कह रहा है क्षेत्र 3 में प्रवेश नहीं करेगा, तो ये बात सही है। तीसरा कह रहा है कि क्षेत्र 2 में वृत्तीय गति संपन्न करेगा, नहीं, संपन्न कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आधा अर्धवर्त में बाहर निकल जाएगा। दूसरा कह रहा है कि क्षेत्र 2 में अविचलित गति करेगा, नहीं, अविचलित तो नहीं, ये सीधा यहाँ से विचलित तो करेगा, क्योंकि अविचलित का मतलब अगर सीधा सीधा निकल जाता लेकिन विचलित होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर प्रवेश करता है।
कण के वर्तीय पथ की 1.5 गुना त्रिज्या के बराबर लंबाई के क्षेत्र उपस्थित है। कण निम्न में से किसके द्वारा इसके पथ से विचलित होगा? तो ये कह रहा है कि जैसे मान लो 1.5 गुना लंबाई के, जैसे r से 1.5 गुना r त्रिज्या का एक लंबा क्षेत्र है और कण यहाँ से आके इस प्रकार मुड़ जाएगा, ठीक है। और ये त्रिज्या इसकी क्या हो जाएगी? r हो जाएगी। यहाँ से अगर घुमा तो r से बड़ा ये मान है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जब अगर ये समकोण पे आ रहा है 90 डिग्री पे, तो ये बाहर जाएगा, तब इसका कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री। भाई r/2 पे अगर मैं देखूँ तो अर्धवर्त बनेगा एक, ठीक है। अर्धवर्त में ये कोण अगर 90 है, यहाँ से स्पर्श का, तो ये स्पर्श कोण भी कितना होगा? 90। तो प्रवेश वाला कोण 90 है, जाने वाला कोण भी 90 है। तो टोटल अगर मैं देखूँ विचलन कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का विचलन यहाँ पर हो गया है। इसलिए इसका पथ कितने कोण से विचलित हो जाएगा? 180 डिग्री से विचलित हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, r त्रिज्या के एक पतले वलय में इस प्रकार एक समान रूप से q कूलाम आवेश है। वलय नियत आवृत्ति f घूर्णन पर सेकंड से इसके अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है। वलय के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो सवाल ये है कि एक r त्रिज्या की रिंग है, ठीक है, और ये अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है, ठीक है। यहाँ से इसके एक्स के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है। इस पे टोटल समरूप आवेश कितना है? q है। और ये r त्रिज्या की यहाँ पर क्या है? एक वलय है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? t इक्वल हो जाएगा 1/f, ठीक है। t इक्वल क्या हो गया? 1/f। और अगर मैं बात करूँ ओमेगा की, ओमेगा कितना होता है? 2π/t, यानी ये हो गया 2π × f। ये हो गया इसका कोणीय वेग। अब हमसे पूछा क्या गया है कि अगर यहाँ पर मुझे इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए किसी भी रिंग के सेंटर पर जो मान होता है वो क्या होता है? वो होता है μ0I/2 × r, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है? I पूछा गया। I है करंट, आवेश कितना प्रवाहित हो रहा है कितने समय में, वो क्या कहलाता है? उसका आवेश कहलाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो मुझे इसका मान कितना मिलेगा? I इज हो गया Q/T, T यानी समय, T की वैल्यू कितनी? 1/f, यानी कि I का मान हो गया Q × f। तो I का मान रखूँ तो ये कितना हो गया? μ0Q × f/2r। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। बस सिंपली हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये आई इस प्रकार घूम रहा है तो आवेश तो चल रहा है, और कितने टाइम में चल रहा है? टी टाइम पे चल रहा है, क्योंकि एक चक्कर टी टाइम पे लगा रहा है। तो एफ घूर्णन हमें दे रखा है, टी की वैल्यू पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? Q × f, इसकी धारा हो जाएगी यहाँ पर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि r त्रिज्या के दो समान वर्तीय लूप एक दूसरे के समकोण पर अपने तलों के सकेंद्रीय रूप से रखे हुए हैं। इनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I तथा √3I है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि ये एक कुंडली है यहाँ, और ये एक कुंडली है यहाँ, ठीक है। और हमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। अगर मैं इनकी धाराओं की बात करूँ, तो अगर इसमें इस प्रकार धारा बह रही है, तो इसमें भी इसी प्रकार धारा बहेगी। तो इसके कारण, पहले वाले के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ, और इसके कारण इस तरफ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें धारा I है, इसमें धारा √3I है। तो I के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? μ0I/2r। और इसके कारण कितना हो जाएगा? μ03, जो कि रूट में है, 3√I/ कितना हो जाएगा? 2r। ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, और दोनों के बीच में क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। इसे मैं बोलता हूँ B1, और ये हो गया B2। तो दोनों को अगर ऐड करूँगा तो एक नया B मिलेगा। इसका मान कितना हो जाएगा? B1² + B2² + 2B1 B2 cos थीटा, cos कितना है? 90। तो ये टर्म क्या होगी? 0 हो गई। B1 और B2 का मान रख देते हैं यहाँ से। B = B1² कितना हो जाएगा? μ0² प्लस कितना हो जाएगा? μ0² 3I² इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा? 4 μ0² I²
और अपॉन में कितना हो जाएगा 4r² का कितना है रूट, तो ये बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 2μ0I अपॉन 2r। ठीक है, और ये आंसर हो गया 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो μ0I अपॉन r यानी सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित धारा ग्रहण की हुई एक वृत्तीय कुंडली इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 उत्पन्न करती है। अब कुंडली को पुनः लपेटा जाता है ताकि 3 घेरे हो तथा इससे समान धारा प्रवाहित होती है। केंद्र पर नवीन चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पहले हमारे पास एक वलय है, एक कुंडली है, ठीक है। वो कह रहे हैं इसी वायर को निकाल के हमने 3 कर लिया, तो उससे क्या होगा कि देखो इसे अगर मैं 3 बार लपेटूं तो इसकी जो त्रिज्या है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो त्रिज्या ये थी। अब ये उतना लंबा तार तो बनेगा नहीं, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। त्रिज्या कम करने के लिए हमें पता है कि जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी। अगर मैं इसकी r' की बात करूं तो जो हमें मान रहेगा इसकी, अगर पहले r त्रिज्या थी r, और अब अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से देखा जाए तो पहले परिधि कितनी थी 2πr, और अभी ऐसी कितनी परिधि होगी 3, तो 3 इंटू 2πr'। ये मान इसके क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए r, तो 2π से 2π कट गया, तो यानी लेंथ तो बराबर रहेगी, तो r' बराबर क्या हो गया r/3। तो त्रिज्या तो क्या हो जाएगी r/3। और एक लूप में करंट I है, तो 3 लूप में करंट कितना हो जाएगा 3I हमें लगेगा, क्योंकि लूप कितने बन गए हैं, 3 बन गए हैं। अब हम ज्ञात करते हैं, तो अगर केंद्र पर मान होता है μ0I अपॉन 2r और इसका मान है B0, तो नया मान कितना हो जाएगा μ0I' अपॉन 2r' इज इक्वल्स टू, अगर इसके बाद मान रखूँ तो I' कितना हो जाएगा 3 इंटू I अपॉन 2r अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया 9 इंटू μ0I अपॉन 2r, और ये हो गया किसके B0 के इक्वल, यानी इसका जो मान है वो किसके बराबर हो गया 9 B0 के, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्तीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसके अक्ष पर एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का 5√5 गुना है। कुंडली के केंद्र से एक बिंदु की दूरी है, ठीक है, दूरी पूछी है। केंद्र पर मान कितना है B0 हमने मान लिया केंद्र पे, तो केंद्र पे मान होता है μ0I अपॉन 2r। ये मान है बराबर किसके 5√5 गुना किसी भी एक्सिस पे मान कितना होता है μ0I r² अपॉन 2r² प्लस x² की पावर 3/2 ये मान होता है। अब हमें ये मान कैलकुलेट करना है, तो देखो μ0 से μ0 गया, I से I गया, और अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा मान, ये हो गया 2r² प्लस x² की पावर 3/2 बराबर कितना हो गया 10r³ इंटू रूट कितना हो गया 5। ठीक है, दोनों साइड में पहले स्क्वायर कर देता हूँ, या फिर ये 2 से ये कितना हो गया ये 5, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूँ अगर, तो स्क्वायर करूँगा तो यहाँ कितना हो गया r² प्लस x² की पावर 3 बच गया, इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 5√5 यानी ये 25 इंटू 5, और ये हो गया r⁻⁶, ये हो गया 5³। ये कितना हो गया, ये हो गया 5³ अब मैं इसकी पावर 1/3 ले रहा हूँ, तो ये हो गया r² प्लस x² बराबर 5 इंटू r की पावर कितना हो गया 2, ये हो गया r²। अब यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ, तो x² का मान कितना हो गया 4r², दोनों साइड रूट लिया तो x बराबर कितना हो गया 2r। तो डिस्टेंस कितनी थी, जो त्रिज्या थी वो 10 सेंटीमीटर थी, तो x जो है वो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अनंत लंबे तार में धनात्मक XYZ दिशा में के अनुदिश पर समान धारा प्रवाहित हो रही है। बिंदु 0,0 -a पर चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि ये हो गया x एक्सिस, ये y एंड ये z एक्सिस, ये x, ये y एंड ये z। बिंदु रेखा में 0,0 -a यानी यहाँ पीछे की तरफ यहाँ कहीं होगा a।
ठीक है। तो ये हो गया 0,0, -a बिंदु आ गया है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है। तो देखिए z के कारण तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ये इसी की लाइन में है, तो इसके कारण तो हो गया 0। हमें सिर्फ x के कारण और y के कारण फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x के कारण अगर देखूँ तो ये जो वायर है वो कंप्लीट है ना। ये अभी यहाँ तक नहीं, ये अनंत है और भी आगे है, ये भी नीचे तक है, तो इसमें करंट बह रहा होगा। यहाँ से ये डिस्टेंस अगर देखूँ तो ये कितनी है, a है, और अनंत लंबाई के तार के कारण इसका मान कितना होगा μ0I/2πa। और इसकी अगर मैं दिशा देखूँ तो अगर x दिशा में करंट बह रहा है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ, यानी j कैप। यहाँ से देखो मैं तो इसके कारण भी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, तो μ0I/2πa। और दिशा अगर देखूँ तो इसमें अगर धारा y एक्सिस की तरफ बह रही तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, -I कैप। ये हो गया -I कैप। दोनों का मान जोड़ देंगे तो μ0I/2πa कितना हो गया, j कैप -I कैप, जो कि कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसमें हम अगर याद करें तो देखिए इसके कारण इस वायर के तो ये x पर ही है, इसके कारण इसका मान 0, और यहाँ से इसके कारण कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तार यहाँ से अगर देखो तो आधा अनंत तार है, इसके कारण कितना हो जाएगा μ0I/4πa हो जाएगा। 2πa का आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4πa। इसके कारण a का मान कितना है, यहाँ पे लंब दूरी r है, तो ये हो गया 4πr। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी वजह से कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा, तो ये हो गया मान क्रॉस। ठीक है। अब ये है एक वर्ताकार कंप्लीट वर्त के लिए अंदर कितना होता है μ0I/2r। अर्धवर्त में कितना हो जाएगा 4r, और अर्ध का भी आधा है तो इसका मतलब कितना हो गया 8r। ठीक है। इसकी दिशा अगर मैं देखूँ तो इसकी दिशा भी क्या होगी, अंदर की ओर हो जाएगी। तो अब दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी μ0I/4πr प्लस μ0I/8r, और ये हो गया क्रॉस। ठीक है। तो डॉट वाले तो हो गए कैंसिल आउट, क्रॉस तो यहाँ से कॉमन क्या लेना है, μ0I/4πr कॉमन लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बचता है। तो μ0I/4πr जब मैंने कॉमन लिया अंदर क्या बच गया 1 प्लस, और 4π कॉमन लेते ये तो हो गया, इसमें डिवाइड जाएगा 4π का, है ना, इसमें μ0/4π का भाग देगा तो ये हो गया π/2, कितना हो गया क्रॉस। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि दी गई आकृति के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसके कारण मान कितना होगा 0, इसके कारण मान कितना होगा 0। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे ये कोण पता है, ये कोण कितना हो जाएगा 3π/2, और किसी भी अल्पांश के लिए μ0I/4π इंटू कितना हो जाता है θ/r। ये मान हो जाता है किसी भी एक सर्कल के लिए। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 3π/2, तो रख देते हैं वैल्यू μ0I/4π 3π/2 इंटू r, पाई से पाई गया, तो μ0I/ कितना हो गया 4r इंटू कितना हो गया 3/2, और डायरेक्शन ऐसी है तो ये क्या हो जाएगा इनवर्ड हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, डॉट वाला तो हो गया गलत, और क्रॉस में μ0I/4 आ रहा है, तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर व्यास की परिनालिका में 10 घेरे पर सेंटीमीटर है, इससे 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तब परिनालिका के अंदर तथा अक्ष पर एक सिरे पर चुंबकीय प्रेरण होगा। किसी भी कुंडली के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो तो μ0NI, और उसके सिरों पर अगर मैं देखूं तो वो इसका आधा होता है, ये होगा μ0NI/2। ये कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरी वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी आधे वाले मान देखो तो ये गलत है, ये गलत है, फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। μ0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। μ0 कितना होता है 4π × 10⁻⁷। n की बात करूँ तो 10 घेरे पर सेंटीमीटर है, लेकिन लेंथ मीटर में दे रखी है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि n/l होता है, n का मान, n हो गए फेरों की संख्या, मीटर में अगर मैं कैलकुलेट करूँ n तो ये हो गया 10 घेरे
पर 10⁻⁻2 मीटर, यानी ये n का मान हो गया 10⁻³ घेरे पर मीटर, n का मान आ गया है। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, μ0 हो गया, n का मान हो गया 10⁻³ और धारा कितनी है, धारा है 5 एम्पीयर। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 500 के 20 पाई इंटू 10⁻³ कितना हो गया -4, ये 2 से ये गया तो हो गया 2 पाई इंटू 10⁻⁻4, और दूसरा कितना हो जाएगा इसका आधा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समान पदार्थ तथा समान लंबाई के दो मोटे तथा दो पतले तार चित्र में दर्शाए अनुसार तीन भिन्न भिन्न पथ ए, बी तथा सी में वर्ग निर्मित करते हैं। दर्शाए सही संयोजन के साथ वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किस स्थिति में शून्य है। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य पूछा गया है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए कि जो तार है वो, ये जो तार है वो पतला है, ये थोड़ा सा तार मोटा है, तो तार का प्रतिरोध उसकी मोटाई पर निर्भर करता है। R क्या हो गया ρl/A। दोनों की लेंथ तो समान है, जिसका एरिया बड़ा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तो ध्यान रखना उसमें धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। धारा जब ज़्यादा होगी तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से अगर मान लो धारा यहाँ से आ रही है I, तो दोनों में क्या हो गई, आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। इसमें भी कम हुआ मान, इसमें भी मान लो B1 है, इसमें भी B1 है, और यहाँ से फिर आएगा तो इसमें मान धारा कितनी हो जाएगी B2, और इसमें भी धारा कितनी हो जाएगी B2। दिशा क्या हो गई इसकी, ये इसकी भी ये होगी, और इसकी दिशा भी होगी, इसकी दिशा भी ये होगी। अब इसके कारण हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसके कारण तो क्या होगी अंदर, और इसके कारण अगर मैं देखूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगी बाहर। इसके कारण अगर मैं देखूं तो बाहर हो जाएगी, और B2 के कारण क्या हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। तो B2 के बाहर B2 के अंदर, B1 की बाहर B2 के अंदर टोटल कितनी हो गई 0, यानी A तो एकदम सही है। ठीक है, ए ऑप्शन तो आ गया। अब और भी चेक करना है, B देखते हैं। B में क्या होगा कि यहाँ आ जाएगा B1, और यहाँ भी जाएगा B1, और यहाँ B2, और यहाँ पे भी इसके कारण भी क्या जाएगा B2। तो अब B1 के कारण यहाँ तो होगा क्रॉस, और इस B1 के कारण भी होगा क्रॉस, तो ये तो दोनों जुड़ गए। फिर B2 के कारण डॉट, और B2 के कारण डॉट, लेकिन B2 दोनों का मान क्या है, ज़्यादा कम है ना, और इनका मान ज़्यादा है, तो ओवरऑल यहाँ पे 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं, यहाँ जाएगा B1, और यहाँ जाएगा B2, फिर हो गया यहाँ B1, और इसकी वजह से B2 की वजह से यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बाहर होगा, इसकी वजह से अंदर होगा, इसकी वजह से अंदर होगा, इसकी वजह से बाहर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखा जाए तो पहला A ऑप्शन एंड C ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। केवल A तथा C के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर कह रहा है N घेरों की संख्या वाली L लंबाई की परिनालिका से I0 धारा प्रवाहित होती है जब इसे DC विद्युत वाहक बल से संयोजित किया जाता है। यदि आवेशित कण को V0 चाल से परिनालिका के अक्ष के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है तो परिनालिका में आवेशित कण पर बल कितना होगा, बल हो जाएगा 0। कैसे, क्योंकि किसी भी परिनालिका के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होगा, समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, और चुंबकीय क्षेत्र सॉरी ना, तो और वो कुछ इस प्रकार रहेगा। और अगर वो अक्ष के अनुदिश अगर हम किसी भी कण को यहाँ से लेके जाए तो वो तो उसके समांतर गति करेगा, और समांतर में क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0, तो F का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। फिर सेकंड कह रहा है कि 200 ग्राम द्रव्यमान तथा 1.5 मीटर लंबाई की एक सीधे तार में से 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इसे समरूप क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र B द्वारा मध्य वायु में लटकाया जाता है। B का परिमाण होगा। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी वायर को रखा गया है और उसका भार नीचे की तरफ लग रहा होगा कितना mg, तो ऊपर बल कितना लगेगा mg के अगर बराबर लगेगा तो ही ये क्या रहेगी, संतुलन की अवस्था में रहेगी। F बराबर कितना हो जाएगा BIL। ठीक है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, m इंटू जी के बराबर होना चाहिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। B का मान हमें कितना दे रखा है, B तो पूछा है। ठीक है, तो BI कितना है, I है 2 एम्पीयर, इंटू हो गया 2 एम्पीयर। L अच्छा लेंथ कितनी है इसकी 1.5 मीटर है,
बराबर द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, यानी ये हो गया 0.2 kg। और जी का मान कितना होगा 9.8। तो अगर मैं यहाँ से b बराबर देखूँ तो ये हो गया 0.2 इंटू 9.8 अपॉन 2 इंटू 1.5। तो ये तो हो गया यहाँ से 0.1 से अगर मैं देखूँ तो हो गया 10, यानी 9.8 में मुझे डिवाइड करना है 15 का। तो इसकी वैल्यू आएगी 0. ये हो गया 6 और ये 5 समथिंग। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.65 टेस्ला। फिर अगला सवाल कह रहा है कि धारा ग्रहण किए हुए एक चालक लूप को दर्शाए अनुसार कागज के तल में निर्देशित समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। लूप की प्रकृति होगी कि ये लूप संकुचित होगा या प्रसारित होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें धारा इस प्रकार बह रही है। तो तुम देखो कि अगर मैं इस बिंदु की बात करूँ तो यहाँ धारा इस प्रकार बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है। तो बल की अगर मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर इसका बल देखूँ तो आई इधर है, बी अंदर है। तो इसके कारण जो फोर्स लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो लग जाएगा इसकी बाहर की ओर। देखिए यहाँ से धारा हो रही है इधर, तो फोर्स क्या लगेगा इसमें, बाहर की ओर लगेगा इस तरफ। और यहाँ पे भी अगर धारा है तो इस पे भी फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इस पे भी फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इस पे भी फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। यानी ये जो रिंग है वो कैसी हो जाएगी, प्रसारित हो जाएगी, क्योंकि तीनों के बीच में क्या है, जो मान है वो लंबवत रहता है। और अगर धनावेश है तो वो क्या रहेगा, बाहर की ओर रहेगा। ठीक है, फिर अगर कहता है अगला सवाल कि तार के वृत्तीय कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। PQ एक अत्यंत लंबे धारावाही तार का एक भाग है तथा वृत्तीय कुंडली के निकट गुजर रहा है। यदि धारा की दिशा दर्शाए अनुसार है, PQ पर क्रियाशील बल की दिशा क्या होगी। तो यहाँ पर हमें एक कुंडली दे रखी है, PQ एक अनंत लंबे धारावाही बहुत लंबा तार है और यहाँ से यहाँ तक धारा आ रही है। ठीक है, वृत्तीय कुंडली के निकट गुजरा है। यदि धारा की दिशा दर्शाए अनुसार है तो PQ पर क्रियाशील बल की दिशा क्या होगी। तो देखिए P यहाँ पे इस प्रकार धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा यहाँ पर वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, यानी क्रॉस। ठीक है, क्रॉस की तरफ देखूँ मैं तो यहाँ पे अगर क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र है और इस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तो बल कहाँ लगेगा इसमें, F इस तरफ। ठीक है, तो P की ओर PQ के समांतर Q की ओर नहीं, P और Q की ओर तो कोई बल नहीं लगेगा। तो इसमें कोई भी जैसे कि दाईं ओर PQ के समकोण पर, तो P से Q ओर के दाईं ओर राइट नहीं, बाईं ओर PQ के समकोण पर, तो बिल्कुल P से Q की दिशा में क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। दिशा हम P से Q देख रहे हैं ना, तो P से Q का जो बायां भाग है वही तो क्या है, ये लेफ्ट वाला भाग है। फिर अगला सवाल कह रहा है कि एक वृत्तीय तार ABC तथा एक सीधे चालक ADC में धारा I प्रवाहित हो रही है तथा इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है। बिंदु A तथा C मानक है। तो ABC पर बल का परिमाण ADC से अधिक है या फिर ABC पर बल का परिमाण ADC से कम है, ABC पर बल का परिमाण ADC के बराबर है, या इनमें से सभी। तो देखिए हमें पता है कि कोई भी अगर बंद लूप किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है या फिर कोई भी धारावाही जो बंद लूप होता है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। तो ये क्या है, एक डाइपोल है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है। और मैग्नेटिक डाइपोल को अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर बल कितना होना चाहिए, टोटल 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से दिशा की बात करूँ तो इसमें अगर बल की बात की जाए तो इसमें बल लगेगा इधर, और इसमें अगर दिशा की बात की जाए तो इसमें बल लगेगा बाहर। लेकिन इसकी प्रभावी जो लंबाई है वो इसके इक्वल ही है, तो दोनों ही बल, टोटल नेट बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब दोनों ही बल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल क्या कर रहा है कि R त्रिज्या के एक अर्धवर्ती तार PQS को ज्या वक्र के रूप में मुड़े तार से संयोजित कर चित्र में दर्शाए अनुसार बंद लूप का निर्माण किया जाता है। यदि लूप में धारा I प्रवाहित हो रही है तथा इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया है तब ज्या वक्र पर क्रियाशील कुल बल होगा। देखिए अभी भी ये यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये पूरा क्या हो गया है, बंद हो गया है। पूरे बंद में F का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये द्विध्रुव आघूर्ण ये द्विध्रुव की भांति कार्य करता है। और चुंबकीय द्विध्रुव क्या मान अगर समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसका मान जो बल होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से मैं इसके कारण बल फाइंड आउट कर लूँ अर्ध के कारण, तो इसका बल जितना आएगा उतना ही बल क्या रहेगा इसका। तो इस पर अगर मैं बल की बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो B का मान कितना होगा, B
इक्वल टू हो जाएगा ठीक है, ये तो हो गया यहाँ पर बी का मान। और अगर मैं ये देखूँ यहाँ से लंबाई, तो फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी इंटू आई इंटू एल, जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक इसकी प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी 2r के बराबर हो जाएगी। तो b का मान हमें रखने की आवश्यकता नहीं है, b को तो b रखेंगे। तो f का मान कितना होगा बी आई और l कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, अब देखो इसमें धारा इस तरफ प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पे लंबाई इस तरफ होगी और बल जो लगेगा वो नीचे की ओर लग रहा है। तो इसमें अगर बल नीचे की ओर लग रहा है तो इस पर भी टोटल बल कहाँ लगना चाहिए, ऊपर की ओर लगना चाहिए। इसमें भी ऊपर की ओर लगना चाहिए, तो इसका प्रभावी बल कहाँ लगेगा ऊपर की ओर, लेकिन मान क्या होना चाहिए बराबर। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2BIR ऊपर की ओर 2500 में। अगला सवाल करा है कि आर त्रिज्या के तार के छोटे वृत्तीय तन्य लूप में से आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसे समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। लूप में तनाव दुगुना होगा यदि आई दुगुना किया जाए। तो देखिए लूप अगर रखा हुआ है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा और बी के कारण इस पे बल लग रहा होगा कितना बी इंटू आई इंटू एल। ठीक है, और एल इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी होगी 2πr। तो 2πr इंटू बी इंटू आई, ये इस पे क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखो अगर वो कह रहा है कि लूप में तनाव दुगुना होगा यदि वह आई को दुगुना करेगा, तो यहाँ पे आई डबल होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा डबल। बात सही है। बी को डबल करेगा तब भी डबल हो जाएगा, आर को डबल करेगा तब भी डबल हो जाएगा। इनमें से सभी ही क्या है इसके आंसर है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि समान अक्ष पर एक दूसरे के समांतर दो वृत्तीय कुंडलियों पर स्थायी धाराएं प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडलियों के मध्य स्थित प्रेक्षक बताता है कि एक कुंडली में दक्षिणावर्त धारा आई प्रवाहित हो रही है जबकि दूसरी कुंडली में वामावर्त धारा आई प्रवाहित हो रही है, तब दोनों कुंडलियों के मध्य स्थायी प्रतिकर्षण बल है, शून्य बल है, या थर्ड क्या है प्रतिकर्षण बल है, या फिर स्थायी आकर्षण बल है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए दोनों में विपरीत दिशा है, तो अगर कुंडली में विपरीत दिशा बहती है तो उनमें क्या रहता है प्रतिकर्षण रहता है, प्रतिकर्षण रहता है, सीधा सा रूल है। और अगर हम इसको देख भी सकते हैं तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे रखूँ और इसे ऐसे रखूँ, तो एक तो कह रहा है दक्षिणावर्त इस प्रकार, ये हो गया इसके दक्षिणावर्त, और एक हो गया वामावर्त, इसकी वजह से इस प्रकार हो जाएगा। तो अगर मैं देखूँ यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा इस तरफ, और यहाँ से भी अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र देखूँ तो ये हो जाएगा इस तरफ, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र देखने को मिलेगा जो कि प्रतिकर्षण को दर्शाएगा। फिर अगला सवाल कह रहा है कि एक लंबे सीधे तार में 25 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। 15 एम्पीयर धारा ग्रहण किए हुए 10 सेंटीमीटर भुजा लंबाई के एक वर्गाकार लूप को चित्र में दर्शाए अनुसार तार से 2 सेंटीमीटर पर रखा गया है। लूप पर बल होगा। तो चलिए हम बल ज्ञात करते हैं। देखिए अगर मैं इसे देखूं तो ये तो तार क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के क्या रहेगा लंबवत रहेगा, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत, चारों लंबवत है, क्योंकि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा सभी जगह क्रॉस होगा। ठीक है, लूप पर हमें कुल बल पूछा है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इस पर यहाँ पर b का मान कितना होगा, b जो है वो हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2π इंटू डी होता है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा 2 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो विद्युत क्षेत्र b1, इसे मैं बोल देता हूँ b2, इसका मान कितना होगा म्यू नोट आई अपॉन 2π इंटू डी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। फिर अगर इस यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो समान मान रहेगा, यहाँ से यहाँ तक देखूँ समान मान रहेगा, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो इन दोनों पर ही क्या लगेगा, इस पे ऊपर बल लगेगा, उतना ही बल कहाँ पे लगेगा नीचे, दोनों समान दूरी पे स्थित है, तो दोनों पर बल क्या लगेंगे समान लगेंगे, और विपरीत दिशा में लगेगा, इन दोनों का बल तो क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। हमें सिर्फ इन दोनों में क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो इसके कारण जो बल होगा वो इधर लगेगा, और इसके कारण जो बल है वो कहाँ लगेगा बाहर की ओर। दूरी का मान ये कम है, इसका मतलब जो b1 है वो वैल्यू क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी। तो टोटल बल कितना हो जाएगा b1 माइनस b2
V1 की वैल्यू रख देते हैं म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ से सॉरी F1 ज्ञात करना हमें, तो F1 का मान कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 हमें करना पड़ेगा। F1 हो जाएगा B इंटू आई इंटू इसकी लंबाई L, और ये हो जाएगा B इंटू आई इंटू इसकी लंबाई, है ना। और इनमें धारा जो है वो प्रवाहित हो रही है, इसकी तार में I1 और इसकी तार में I2, ये B का मान हो गया। तो दोनों वैल्यू रख देते हैं। ये हो गया म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू आई कितना है, दोनों में 15 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इंटू लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, माइनस कितना हो जाएगा म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू कितना 15 इंटू 10। कॉमन अगर मैं लूँ तो क्या क्या कॉमन आ जाएगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू 15 इंटू 10 कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया 1/2 माइनस 1/12। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी थी 4 पाई इंटू 10 की घात -7, ये तो हो गया 2 इंटू 10 की घात -7। आई का मान इस तार में कितनी धारा बह रही है 25 एम्पियर, तो हो गया 25। 1/2 और 1/12 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया 6 माइनस 1 यानी 5/12, ये कितना हो गया इंटू 5/12। तो इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो गया 2 से गया 6 टाइम्स, और ये 3 से जाएगा 2 बार, और ये 3 से जाएगा 5 बार, और यहाँ 10 से 1 पावर हो गई -6, तो ये हो गया 625/2 इंटू कितना हो गया 10 की घात -6। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो इसका मान आएगा 3.311 इंटू 312 इंटू 10⁻⁻6, और अगर इसमें सरल करूँ तो ये कितना हो जाएगा 3.12 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, यानी कि 2 पॉइंट और आ जाएंगे, और इसका आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे 10 था तो ये -6 हो गया, और अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँगा तो मुझे इतनी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब आगे अगर हम देखें नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 3 लंबे सीधे समांतर धारावाही तारों को चित्र में दर्शाए अनुसार व्यवस्थित किया गया है। 5 एम्पीयर धारा ग्रहण किया हुआ तार C पर इस प्रकार रखा है कि वह कोई बल अनुभव नहीं करता है। तार D से तार C की दूरी होगी, C से D की दूरी हमसे पूछी गई है, इनके बीच की दूरी पूछी है। तो ये दूरी मैं लेता हूँ x, तो ये दूरी कितनी हो गई 15 माइनस x। वो कह रहा है कि C पर जो कुल बल है वो 0 है, यानी इसके द्वारा भी लगाया गया बल और इसके द्वारा लगाया गया बल भी क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। तो पहले के कारण बल कितना लगेगा, तो पहले का चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, वो हो जाएगा म्यू नोट आई कितना है 15/2 पाई इंटू डी बराबर इंटू ये हो गया B इंटू आई इसके अंदर धारा 5 इंटू इसकी लंबाई होगी L, तो वो तो क्या होगी पर यूनिट लंबाई हम ले लेंगे, बराबर क्या होना चाहिए म्यू नोट इस इंटू इसका मान 10/2 पाई इंटू कितना हो जाएगा 15 माइनस x, और इंटू कितना हो जाएगा इसकी धारा 5। तो अब इसको सोल्व करते हैं। 5 से 5 गया, म्यू नोट से म्यू नोट गया, 2 पाई से 2 पाई गया, गुणा अगर मैं करूँ तो यहाँ से देखो 5 से ये गया 3 बार, 5 से ये गया 2 बार, अगर गुणा किया तो ये हो गया 45 माइनस 3x बराबर 2x, 45 बराबर 5x, तो x का मान कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में अरीय चुंबकीय क्षेत्र निर्मित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाई जाती है, नहीं। चुंबक को नाल के रूप में लिया जाता है, नहीं। और ध्रुवों को बेलनाकार रूप में काटा जाता है, बिल्कुल सही। कुंडली को एल्यूमिनियम फ्रेम पे लपेटा जाता है, ये भी नहीं। देखो इस जो ध्रुव होते हैं वो कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनाए जाते हैं ताकि हमें जो मान है वो कैसा मिले, एकदम अरीय मिले, ताकि इस कुंडली के अंदर जो लूप है उस पर हमेशा ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहे, लंबवत रहे। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक गतिशील आवेशित कण पर क्रियाशील चुंबकीय बल द्वारा आपूर्त शक्ति पावर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए चुंबकीय बल जो होता है वो क्या करता है कि एक बंद लूप बनाता है, और चुंबकीय जो बल है वो संरक्षी भी है। तो संरक्षी बल के लिए टोटल एक लूप के लिए किया गया कार्य हमेशा क्या होगा,
जीरो होता है, क्योंकि तुम देखो कि जो बल है, जो वेग है वो इधर होता है और बल हमेशा इसके लंबवत रहता है। लंबवत बल के द्वारा किया गया कार्य सदैव जीरो होता है, तो शक्ति भी क्या हो जाएगी, सदैव शून्य होगी। अगला सवाल करें, जब एक आवेशित कण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब ये क्या कर रहा है कि कण की चाल बढ़ेगी, कण की चाल घटेगी, कण की चाल नियत होगी, कण की चाल घट या बढ़ सकती है। चाल के बारे में पूछा है तो समरूप ये दो तरीके से एंटर कर सकता है। पहला तो लंबवत करेगा तो ये क्या करेगा, वर्ताकार पथ में घूमेगा। वर्ताकार पथ में घूमने के लिए हमें पता है कि वेग बदलता है लेकिन चाल फिर भी नहीं बदलती है, ठीक है। और अगर समांतर जाएगा तो भी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विपरीत आएगा तो भी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि कण की चाल क्या रहेगी, नियत रहेगी। फिर अगला सवाल कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में इसकी दिशा के साथ थीटा कोण पर v वेग से प्रक्षेपित एक आवेश कण का आवर्तकाल होगा। अगर हमें आवर्तकाल पूछा है तो इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है 2πm/qb। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πm/qb। हमें डायरेक्ट इसका रिजल्ट याद रखना है, जो कि हम क्या ज्ञात करते हैं, अगर वो थीटा से आता है तो हेलिकल पाथ में फॉलो करता है, जो कि हमने थियरी क्लासेस में इसकी बात कर ली थी। नेक्स्ट कह रहा है कि नियत वेग से गतिशील एक इलेक्ट्रॉन अपने वेग में परिवर्तन किए बिना त्रिविम के क्षेत्र से गुजरता है। यदि ई तथा बी क्रमशः विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं तब त्रिविम के क्षेत्र में हो सकता है। ये कह रहा है कि या तो देखो इसमें कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया कि एक वेग में परिवर्तन किए बिना, वेग में परिवर्तन किए बिना, ध्यान रखना चाल नहीं, यहाँ पे सिर्फ क्या है, वेग भी है, तो वेग में परिवर्तन किए बिना क्षेत्र से गुजरना है। तो हो सकता है ई जीरो हो, बी जीरो हो, दोनों जीरो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कह रहा है ई का मान जीरो हो, बी जीरो नहीं हो, तब भी वेग में परिवर्तन नहीं होगा। जब अगर वो समांतर गति करेगा तो वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो सीधा सीधा निकल जाएगा, तो ये भी हो सकता है। तीसरा है कि ई भी हो और बी भी हो, तो ये कब होता है, जब ई और बी दोनों ही एक दूसरे की क्या लगे, लंबवत लगे। ई और बी अगर दोनों लंबवत लगते हैं तो इन दोनों का अनुपात हमें एक कांस्टेंट वेलोसिटी देता है, तो ये भी संभव, यानी इनमें से सभी मान क्या हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अनंत रूप से लंबे धारावाही तार से 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर पर चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात होगा। 10 सेंटीमीटर के लिए कितना हो जाएगा, μ0I/2π इंटू 10 सेंटीमीटर, और 20 के लिए कितना हो जाएगा, μ0I/2π इंटू 20 सेंटीमीटर। डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/1, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि तार के एक वृत्ताकार चाप में धारा प्रवाहित होती है। वृत्ताकार चाप की त्रिज्या r है। चाप अपने केंद्र पर 2π/9 रेडियन कोण निर्मित करता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो देखिए चाप के कारण हमें पता है, किसी भी चाप के कारण अगर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र हमसे पूछा गया ये कोण थीटा है, इसका मान हमेशा क्या होता है, μ0I/4π इंटू θ/r। थीटा की वैल्यू कितनी, 2π/9 इंटू r इंटू कितना हो गया, μ0I/4π। पाई से पाई गया, यहाँ से ये गया 2 बार, तो कितना मान आ गया, μ0I/18r। कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्शाए चित्र में केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण का परिमाण है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है हमसे। तो अगर मैं इस वायर के अल्फांश के कारण देखूं तो यहाँ पर ये बिंदु यहाँ आ रहा है, तो इसके कारण तो क्या हो जाएगा, जीरो, और इसके कारण भी क्या होगा, जीरो। तो सिर्फ ये दो अर्धवर्त बचते हैं। इसके कारण अगर मैं देखूं तो पहले के कारण μ0I/ कितना आना चाहिए, 2r1, और इसकी धारा I है, और दूसरे के कारण भी कितना होना चाहिए, μ0I/2r2 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब हमें दिशा देखनी है, तो इसकी वजह से देखो यहाँ पे ये दक्षिणावर्त है, इसकी वजह से तो होगा अंदर, और इसकी वजह से देखें तो ये क्या होगा, बाहर। अब बड़ा मान कौन सा होगा, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी उसका मान बड़ा होगा, तो अगर मैं बड़े में से छोटा माइनस कर दूंगा तो मुझे वहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए अब इसका मान ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमें परिमाण पूछा है तो वैसे भी कोई रोल है इसका है नहीं दिशा का। तो ये हो गया μ0I, और सबके मान दे देते हैं। μ0 का मान कितना आ गया, μ0 हो गया 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू धारा कितनी है, धारा का मान है 1 एम्पियर अपॉन 2 इंटू r1 कितना है, 10 सेंटीमीटर, माइनस कितना होगा, सेम यही
तो देखो मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों को, फिर इजी पड़ जाएगा। तो म्यू नोट आई अपॉन 2 बाहर आ गया, अंदर कितना हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू नोट का मान हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई का मान है 1 एम्पियर, और अपॉन हो गया 2 इंटू कितना बचेगा 1/10 माइनस हो गया 1/20। तो यहाँ से ये हो गया 20, तो ये होगा 2 - 1 यानी 1/20। तो इसकी वैल्यू बचेगी 1/20 सेंटीमीटर। ठीक है, और सेंटीमीटर को देखूंगा तो ये हो गया ऊपर 10⁻²। अब देखिए यहाँ से 2 से ये गया 2 बार, तो और ये 2 से ये गया 2, 1 से ये 1 गया, तो ये कितना बच गया पाई इंटू 10⁻⁻6 यानी कि पाई माइक्रो टेस्ला। ठीक है, और ये 2 हो गया इसका, और ये एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये दोनों वैल्यू हो गई, और यहाँ से ये हो गया 2 म्यू नोट आई अपॉन 2r। अच्छा देखिए म्यू नोट आई अपॉन 2r पूरे केंद्र के लिए, तो ये तो कैसा है अर्ध है, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 4, और ये कितना बच गया π/2, तो ये भी क्या बच गया π/2 माइक्रो टेस्ला, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये भी क्या हो गया 4। अब अगला सवाल कह रहा है कि दो लंबे तारों में से एक तार धारा 1 एम्पीयर तथा दूसरे तार 2 एम्पीयर धारा ग्रहण किए हुए है, धाराएं समान दिशा में हैं, इन्हें एक दूसरे के समांतर रखा जाता है, जिससे मध्य बिंदु पर नेट चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। जब धारा 1 एम्पीयर को बंद किया जाता है तब मध्य बिंदु पर क्षेत्र क्या होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक तार ये है और एक तार ये है। ठीक है, 2 लंबे तार है और धारा ग्रहण किए हुए समान दिशा में है। ठीक है, इसकी भी दिशा समान है, इसकी दिशा समान है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर मध्य बिंदु पर अगर मैं देखूँ तो ये दूरी अगर d है तो ये दूरी भी कितनी होगी d होगी। इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान मैं बोलता हूँ B1, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा B2। दोनों का मान कितना होगा B है, तो समान के कारण तो ये हो गया B1। अगर मैं इसे अंदर की तरफ लेता हूँ ये तो हो गया क्रॉस, और इसके कारण हो गया डॉट बाहर। ठीक है, तो ये B1 माइनस क्या होगा B2 नेट, ये किसके बराबर होगा B के। तो B1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। B1 हो गया जैसे म्यू नोट 1 एम्पियर अपॉन कितना हो गया 2 पाई इंटू डी, माइनस क्या हो गया म्यू नोट इंटू 2 एम्पियर अपॉन कितना हो गया 2 पाई इंटू डी, बराबर किसके होगा ये B के। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये मान हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 2 पाई डी इज इक्वल टू किसके B के। परिमाण की बात करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव दिशा के कारण है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ परिमाण में लूँगा तो नेगेटिव नहीं लूँगा। तो म्यू नोट अपॉन 2 पाई डी इंटू धारा का मान हो गया 1, ये हो गया B के बराबर, यानी इसका मान किसके बराबर हो गया B के बराबर। तो अगर मैं यहाँ से B का मान देखूँ तो इसका मान क्या होगा B, और इसके कारण भी अगर मैं देखूँ तो B माइनस 2B। वो कह रहा है कि अगर 1 एम्पीयर को बंद किया जाए तो मध्य बिंदु पर क्षेत्र कितना होगा। तो तुम देखो कि ये जो मान है वो B के बराबर है, और उसमें से 2B एक और मान है, तो इन दोनों में से माइनस होकर क्या बचेगा B, है ना। परिमाण की बात करता हूँ मैं ना, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर इस B को 0 कर दिया गया हो तो ये टोटल जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कितना बचेगा 2B के बराबर। भाई अगर ये 2B है और ये B है तो ये माइनस होकर क्या बचेगा B, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई, ये तो किसके बराबर हो गया B के बराबर हो गया, और इसकी वैल्यू हमें पूछी है, तो ये B प्लस B कितना हो जाएगा 2B हो जाएगा, जो कि आंसर कौन सा हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फिर अगले सवाल में देखते हैं कि त्रिज्या A का एक लंबा सीधा तार स्थायी धारा I ग्रहण किए हुए हैं, इसके अनुप्रस्थ काट पर धारा एक समान रूप से वितरित है। तार की सतह से अंदर की ओर A/4 तथा बाहर की ओर A/4 पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होगा। तो चलिए इसका अनुपात याद करते हैं। हमें तार दे रखा है एक, ठीक है, इसकी टोटल त्रिज्या कितनी है A है। वो कह रहा है सतह से A/4 बाहर और सतह से A/4 अंदर, ये होगी इसकी एक्सिस। तो A/4 अंदर, तो यहाँ से एक तो तार बन गया ये वाला। ठीक है, तो ये मैं अगर दूरी देखूँ तो ये कितनी हो जाएगी A माइनस A/4 यानी 3A/4, ये हो गया 3A/4। और यहाँ से अगर मैं देखूँ बाहर कितना हो जाएगा A प्लस A/4 यानी ये हो गया 5A/4।
ठीक है। एम्पियर्स लॉ से मैं यहाँ पे देखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5a/4। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया तो 2 म्यू नोट आई अपॉन 5 पाई a, ये आ गया इसकी वजह से बाहर। अंदर देखो तो अंदर के लिए धारा बदल जाएगी, तो धारा घनत्व सेम रहता है, तो आई अपॉन एरिया कितना होगा πa² बराबर होना चाहिए आई डैश अपॉन अंदर वाले का एरिया πa² यानी 9 इंटू a² अपॉन कितना हो गया 16। तो ये a² से a² कट गया, ये भी गया, तो आई डैश की वैल्यू कितनी होगी 9i अपॉन 16। अब अंदर जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, देखो कि म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी कितना है 3a/4, और आई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 9 अपॉन 16i। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी कि म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई कितना बच गया 3/4, और यहाँ पे कितना बच गया 5। दोनों का अनुपात पूछा है अंदर और बाहर, जब मैं भाग दे दूंगा दोनों का तो इसमें क्या वैल्यू बच गई, ये हो गया 2 म्यू नोट आई अपॉन 5 पाई अपॉन 3 म्यू नोट आई अपॉन 4 2 पाई। ठीक है, म्यू नोट से म्यू नोट गया, पाई से पाई गया, ये कितना बच गया 4 इंटू 8, 8 दूनी 16, 16/5 से कितना हो गया 15। ठीक है, और इसे अगर मैं देखूं, अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात है, इन दोनों का अनुपात पूछा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 39 में थर्ड 15:16। अब अगला सवाल कह रहा है कि एक 2 लीटर आवृत्ति 10 मेगाहर्ट्ज पर संचालित एक साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए आवश्यक चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगभग है। तो इसमें देखिए कि हमें आवृत्ति दे रखी है 2 लीटर की, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 10 मेगाहर्ट्ज 10⁻⁶, यानी ये हो गया 10⁻7 मेगाहर्ट्ज, 7 हर्ट्ज होगी फ्रीक्वेंसी, और m दे रखा है हमें 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगर मुझे इसको त्वरित करना है तो हमें पता है कि F = क्या होता है mv²/r। ठीक है, और ये कितना होता है ma। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण पूछा है, ये हो गया QVB = mv²/r, और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करूँ तो 1/f बराबर किसके होता है t के। ठीक है, तो t की वैल्यू कितना है 10⁻⁷। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये हो गया 10⁻⁷ t की वैल्यू कितनी आती है, t की वैल्यू आती है, क्योंकि हमें पता है कि mv²/r बराबर क्या होता है QVB, v से v गया तो r बराबर कितना हो गया mv/qb। t की जब मैं बात करता हूँ तो वो क्या होता है mvr/v, 2πr/v होता है। तो इसकी वैल्यू t की कितनी होगी 2πm/qb। इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 2πm अपॉन कितना हो गया q इंटू बी। बी की वैल्यू हमसे क्या गई है पूछी गई है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू एम का मान कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो आवेश कौन सा प्रोटॉन है, तो चार्ज कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10 कितना हो गया -7, 9 और 7 कितना होगा 16, ये तो हो गया 26। तो 26 से तो ये गया, ये बच गया 10⁻⁻1, और 1.6 से 1.6 गया, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो बी का मान कितना होगा 6.28 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया बी बराबर 0.628 यानी 0.66 के करीबन, यानी 40 में आंसर क्या हो गया फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि प्रति मीटर 400 घेरों की कुंडलियों वाली एक बड़ी परिनालिका 5 एम्पीयर धारा ग्रहण किए हुए है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नोट NI। ठीक है, तो प्रति मीटर 400 घेरों की कुंडलियों वाली एक बड़ी परिनालिका है, 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका केंद्र पर मान हमसे पूछा गया है, तो ज्ञात कर लेते हैं। म्यू नोट NI 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n का मान कितना है 400, और धारा कितनी बह रही है 5 एम्पीयर, तो ये 2 गया, ये हो गया 10⁻⁵, और 500 के 20 होगा, तो यहाँ से एक 0 और गया,
ये हो गया 10⁻⁻4 इंटू बच गया 2, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 इंटू 10⁻⁻4, तो ये लगभग कितना आ गया 2.4 गुना 10⁻⁻3 यानी कि 2.5 मेगा मिली टेस्ला 10⁻⁻3 में हो गया। तो अगला सवाल कह रहा है कि चित्र में दर्शाए अनुसार तार सी द्वारा प्रति इकाई लंबाई अनुभव किया गया चुंबकीय बल क्या होगा। माना कि सभी तार समांतर एवं अनंत रूप से लंबे हैं। किस तार पे पूछा गया, सी पर। ठीक है, तो प्रत्येकांक लंबाई के लिए एफ अपॉन क्या होता है μ0 I1 I2 अपॉन 2π d, इन दोनों के बीच की दूरी। अब देख लेते हैं, सी पर पूछा है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसके इस तरफ बल लगेगा और यहाँ पर भी देखूँ तो इस तरफ बल लगेगा, दोनों का बल जुड़ जाएगा। तो F1 कितना हो जाएगा μ0, धारा कितनी है I, दूसरी भी धारा कितनी है I, ये तो हो गया I² अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2π इंटू 3d, प्लस कितना हो जाएगा μ0 I² अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2π इंटू 2d। बाहर कॉमन लिया तो क्या हो गया μ0 I² अपॉन 2π, अंदर कितना बच गया 1/3d प्लस 1/2d। इन दोनों का एलसीएम लो तो ये बच गया 60, यानी ये हो गया 2 + 3 यानी 5/60। तो इसकी वैल्यू आ गई 5/6d। इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो 5/6 इंटू 12 यानी ये हो गया μ0 I² 5/12πd। तो ये 4 × 12 और ये भी 4 × 12 और ये हो गया 5, तो 5 यानी कि थर्ड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीयूटी में पूछे गए कुछ बेहतरीन सवालों के बारे में। तो पहला जो सवाल है वो आया था 2023 में। सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नेटवर्क में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। तो चलिए बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं। इस अल्पांश के कारण यहाँ पर होगा, इसके कारण भी यहाँ हो जाएगा, दोनों आधा है, तो इसके कारण कितना होगा μ0 I अपॉन 4π इंटू d कितना है ये r। ठीक है, और इसके कारण कितना होगा क्रॉस अंदर की ओर, और इसके कारण भी क्या होगा क्रॉस अंदर की ओर, तो ये हो जाएगा प्लस μ0 I अपॉन 4π इंटू r, क्योंकि ये भी दूरी r है, तो ये तो हो गया μ0 I अपॉन 2πr क्रॉस अंदर की ओर। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इस अल्पांश के कारण क्या होगा बाहर की ओर आएगा। बाहर की ओर मान कितना आएगा μ0 I अपॉन हमें पता है 4π इंटू थीटा अपॉन r होता है। जब ये थीटा 45 डिग्री का है तो पीछे का जो बचा थीटा है वो कितना हो जाएगा, तो अगर ये है π/4 तो बाकी टोटल थीटा होता है 2π, तो 2π माइनस π/4 हो गया 7π/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी μ0 I अपॉन 4π इंटू 7π/4 इंटू r, पाई से पाई कट गया और ये होगा आउटवर्ड। अब दोनों में से हम क्या करते हैं मान को ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो किसी में से एक किसी को माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया μ0 I अपॉन 2πr माइनस कितना हो जाएगा μ0 I अपॉन 4π इंटू 7π अपॉन 4r। ठीक है, बाहर कॉमन क्या लेते हैं μ0 ले लेते हैं I, और यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम 4πr ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया 2 माइनस कितना हो गया, यहाँ से 4πr कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया 7π अपॉन 4। 7π अपॉन 4 अगर बच गया है तो ये हो गया 7π अपॉन 4, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे लगा भी था कि ये जो एंगल देखो ये इस प्रकार दे रखा है और लिखा है इसने 45 है, तो यहाँ ये एंगल डेफिनेटली कितना होगा 90 डिग्री। तो ये जब π/2 होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 3π/2, तो ये हो गया 3π/2, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा 3π/2। ठीक है, और आंसर अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, इसमें से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये भी ये बाहर की ओर ये माइनस हो, तो इसको अगर माइनस रखा जाए तो 3π/2 माइनस भी हो जाएगा। तो जो कि हमने इसको इसमें से ये माइनस किया था, लेकिन हम इसमें से ये भी माइनस कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि
एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत समान गतिज ऊर्जा से प्रवेश करते हैं, इनके पथों की त्रिज्या का अनुपात होगा। तो हमें पता है कि गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि हाफ m1v1 बराबर क्या होगा, हाफ m2v2 स्क्वायर। ये दोनों मान बराबर होंगे। और हमें पता है कि v जो है वो किसके बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं mv²/r इज इक्वल टू qvb। यहाँ से अगर मैं v से v कैंसिल आउट कर दूँ तो v का मान आ गया qb/r/m। ठीक है, तो अगर यहाँ से इनका मान रख देते हैं तो हाफ m1 इंटू इसका मान कितना हो जाएगा v, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हो गया q इंटू b का मान कितना हो गया b1, तो b के लिए b रहेगा r1² बराबर किसकी होगा हाफ m2 और v2 कितना होगा q2, ये q1 हो गया। और विद्युत क्षेत्र तो सेम है b इंटू r2 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा m2 का स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या गया है r1 और r2 का अनुपात पूछा गया है। तो देखो दोनों को बराबर कर देते हैं। हमें पता है कि जो प्रोटॉन और अल्फा कण है उनमें क्या संबंध होता है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है और अगर मैं कहूँ अल्फा कण की तो मास ऑफ अल्फा कण होता है 4 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। एंड अगर प्रोटॉन पर आवेश q है तो अल्फा पर जो आवेश होगा वो कितना होगा 2 इंटू क्यू हो जाएगा प्रोटॉन के। सारी वैल्यू रख देते हैं। तो m1 ये मैंने प्रोटॉन के लिए लिया है, ये किसके लिए लिया है अल्फा कण के लिए। तो m2 का मान कितना हो जाएगा, देखो हाफ से हाफ गया, m2 का मान हो जाएगा 4m1, तो m1 से m1 गया। ठीक है, यहाँ m1² है तो यहाँ पे 4 आएगा, m1 का स्क्वायर हो गया 16m1², तो 16m1² से m1² कट गया। फिर बच गया q2 बराबर होता है 2 इंटू q1 के, तो q1 से q1 गया, b से b गया, बच गया कितना, ये हो गया 4, 2/4 नहीं हो गया 1/2। तो r1² अपॉन r2² बराबर हो गया 1/2। और दोनों साइड अगर मैं रूट ले लेता हूँ तो रूट लेने से मुझे कितना मान मिल जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो q का स्क्वायर था, ये भी q का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 से 4 गया, ये हो गया कैंसिल आउट, तो इसका मान बचेगा 1, है ना, क्योंकि यहाँ इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर के चलते इसका जो मान 2q था वो क्या हो जाएगा 4q², और q² से q² कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगा 4/4 यानी 1/1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। सेकंड सवाल कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रक्षेपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अनुभव करेगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन को अनुभव करना है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश प्रक्षेपित, क्षेत्र के अनुदिश बल, यहाँ पे भी अगर बल कोई भी बल नहीं लगेगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, क्योंकि क्षेत्र के अनुदिश गति करने में समांतर होता है। v क्रॉस b का मान कितना हो जाएगा 0। फिर कह रहा है भुजा ए वाले एक वर्गाकार लूप में n फेरे हैं और इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखिए क्या होता है a इंटू आई, एरिया इसका कितना हो जाएगा a² इंटू आई, यहाँ पे कितना हो जाएगा ni, तो इसका मान कितना हो जाएगा a² ni या ni_a², फोर्थ में कितना हो जाएगा c, है ना। चेक। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में किस विन्यास के लिए संधारित्र की प्लेटों के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हर जगह समान होगा। अब ये सवाल एक थियोरेटिकल सवाल की भांति है, इसमें तुम्हें याद रखना होगा प्लेटों के बीच तल सहित बर्तन जैसे आकृति। इसे मैं अगर ऐसे बनाऊं, ये ढक्कन ओपन रखा है मैंने, ठीक है, और इसको मैं अगर अंदर रखूं ऐसे, अब ध्यान से देखो क्या ये एक बर्तन की तरह नहीं है क्या, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इस क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और यहाँ से गुजरने वाला धारा के कारण रेखीय, है ना, तो एम्पियर का नियम और यहाँ पे गाउस का नियम दोनों लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो हर जगह क्या रहेगा समान रहेगा, क्योंकि अंदर जो मान है समान कैसे होगा, अंदर है विस्थापन धारा और बाहर है नॉर्मल करंट, ये दोनों मान बराबर होने चाहिए
तो बराबर होने के लिए हमें आकृति कैसी बनानी पड़ेगी, इसके लिए तो लूप होना चाहिए, इसके लिए क्षेत्र होना चाहिए। तो पृष्ठ तो अंदर रहेगा, अंदर सतह, और बाहर क्या रहेगा, लूप, यानी कि बर्तन की तरह इसके क्या होना चाहिए, एक शेप होना चाहिए, तभी चुंबकीय क्षेत्र हर जगह क्या रहेगा, समान होगा। फिर अगला सवाल कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार लूप में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है जो कि 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लूप के तल के समांतर है, तो लूप पर अनुभव किए गए बल आघूर्ण का मान है। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू बी क्रॉस एम क्रॉस बी। ठीक है, एम का मान हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ एम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए इंटू आई, और बी और क्रॉस कितना हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 90। तो सबका मान रख देते हैं, कितनी हो गया 1 इंटू इसका एरिया कितना हो जाएगा, धारा 1 एम्पीयर होगी, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 की घात -4, और ये हो गया 0.2। ठीक है, और इसे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कितना आ गया, 2 गुणा 10 की घात -4, 10 करूँगा तो ये कितना होगा, 10 की घात -5। और अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो गया 2 गुणा 10 की घात -5 न्यूटन इंटू मीटर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन में जो है वो एक संख्या चेंज करनी होगी, हमें कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 5 ऑप्शन है, और ये हो गया सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि 520 पाई के धारामापी को एमीटर में बदलने में 20 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, तो एमीटर का प्रतिरोध होगा। अब इस सवाल में देखिए, हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, और हमें पता है कि एमीटर बनाने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में होगा। तो जो आर ए होगा एमीटर का प्रतिरोध, वो कितना आ जाएगा, 1/RA बराबर 1/G प्लस 1/S, जो कि कौन सा है, शंट प्रतिरोध। और यहाँ से RA का मान अगर मैं देखूँ तो ये हो गया G इंटू एस अपॉन G प्लस एस, दोनों का मान रख दिया 520 पाई इंटू कितना हो गया 20 ओम अपॉन कितना हो गया 542, यानी कि 520 पाई इंटू प्लस में हो गया 520 पाई प्लस में हो गया 20। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे मान लगभग कितना मिलेगा, 19.3 ओम मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा है, थर्ड है। फिर कह रहा है कि अधिक धारा के कारण धारामापी में होने वाली क्षति को कम करने हेतु निम्न में से किसे कुंडली से जोड़ा जाना चाहिए। अगर धारामापी में क्षति ज़्यादा हो रही तो हमें कुंडली के साथ किसे जोड़ना चाहिए। तो देखिए, अल्प प्रतिरोध वाला श्रेणी क्रम में तार नहीं, उच्च प्रतिरोध तार श्रेणी क्रम में नहीं, उच्च प्रतिरोध तार समांतर क्रम में, तो क्या ये सही है, नहीं। निम्न प्रतिरोध तार समांतर क्रम में, बिल्कुल। उसे हम क्या कर देंगे, एमीटर बना देंगे, और एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शंट प्रतिरोध के कारण बहुत कम हो जाता है, इसका मान बहुत ही कम रखते हैं, एस कम रखेंगे तो उसके अंदर धारा जो होगी उसका मान अधिकतम जाएगा, तो धारा मापी क्या हो जाएगी, बच जाएगी। फिर अगला सवाल कह रहा है कि एक लंबे तार में 1 सेंटीमीटर लंबाई का छोटा धारा अवयव मूल बिंदु पर रखा गया है, इससे 10 एम्पीयर धारा एक्स एक्स के साथ प्रवाहित हो रही है, वाई एक्सिस पर 0.5 मीटर दूरी पर स्थित द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो लंबा तार में 1 सेंटीमीटर लंबाई का छोटा अवयव है जो कि मूल बिंदु पर रखा गया है। ठीक है, इसका मान हो गया 1 सेंटीमीटर, और हमें इसमें धारा कितनी है, आई है 10 एम्पीयर। यहाँ से वाई एक्सिस पे यानी कि 0.5 मीटर पर हमसे क्या पूछा गया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा है। तो देखिए यहाँ पे एम्पीयर का तो नियम लगेगा नहीं, ना ही अनंत तार के कारण, क्योंकि लंबाई सीमित है, तो इसमें कौन सा लग जाएगा, बायो सावर्ट का नियम लग जाएगा। और बायो सावर्ट नियम क्या होगा कि डी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। साइन थीटा दोनों का मान 90 है, तो साइन थीटा 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 10⁻⁻7, आई कितना है 10 है, इंटू डी एल कितना 1 सेंटीमीटर, 10 की घात -2 अपॉन आर, यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है 0.5 मीटर, तो 0.5 इंटू 0.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 गुणा 10 की घात -8 टेस्ला, जो कि ऑप्शन कौन सा है। देखो यहाँ पे चार वाला कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 4, है ना। देखो ये हो गया 1/2, तो ये कितना होगा ऊपर 4,
तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, 6 2 8, 4 गुना 6 2 60। तो फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि दिए गए परिपथ में धारा 3I बिंदु ए से प्रवाहित होती है। ए बी सी और ए डी सी अर्धवृत्ताकार भाग समान त्रिज्या आर वाले हैं, परंतु प्रतिरोध क्रम से 2R और R है। वृत्ताकार लूप ए बी सी डी के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो यहाँ से अगर धारा 3I जा रही है तो दोनों की तरफ वोल्टेज समान होना चाहिए। तो पहला वोल्टेज होना चाहिए 2R इंटू I1 बराबर क्या होगा R इंटू I2। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो I1 का मान कितना होना चाहिए I2/2। टोटल धारा का मान I1 प्लस I2 बराबर किसके होना चाहिए 3I के। ठीक है, तो यहाँ से अगर 3I है टोटल, तो इसका मान अगर मैं देखूँ तो इन दोनों में से इसका मान कितना हो जाएगा 2R वाले में से तो धारा जाएगी I और R वाले में से धारा कितनी जाएगी 2I। ठीक है, अब इसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे केंद्र पे 0, इसकी वजह से केंद्र पे 0 होगा, इसकी वजह से मान ज्ञात कर लेंगे, इसकी वजह से मान ज्ञात कर लेंगे। पहले वाले की वजह से कितना होगा म्यू नोट I अपॉन है, जो धारा इसमें कितनी जाएगी I अपॉन कितना हो जाएगा 2πR, और माइनस कितना हो जाएगा म्यू नोट इंटू 2I अपॉन 2R। ये हो गया 2R और ये भी हो गया 2R, लेकिन दोनों आधे आधे हैं तो इसका मतलब ये कितना हो गया 4R, ये भी हो गया 4R। ठीक है, और इसकी वजह से प्रभाव क्या होगा, ज़्यादा होगा कि इसकी धारा क्या है ज़्यादा है, तो इसके कारण रहेगा बाहर की ओर। तो प्रभाव तो क्या रहेगा बाहर की ओर, भीतर वाला गलत हो गया, भीतर की ओर भी क्या हो गया गलत हो गया। अब देखते हैं इसका मान, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1 म्यू नोट I अपॉन 4R, और ऑप्शन क्या हो गया बाहर की ओर। यह आया था सवाल 2024 में। तो इस प्रकार हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को सोल्व किया है और उनके सॉल्यूशन भी देखे हैं। अगर कोई भी तुम्हें डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और कोई भी अगर मिस्टेक हो गई हो, कुछ तुम्हें लगा हो कि सॉल्यूशन सही नहीं है या फिर कोई समझ नहीं है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और बताएं, ताकि हम उसे कमेंट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वरना अगले वीडियो में भी मैं तुम्हें बता दूंगा। और PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन पे तुम्हें मिल जाएगा।